अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आजकल हालात कुछ ऐसे हैं, पाकिस्तान इंडिया वॉर की बातें हो रही थी पहले तो, और अब एक्चुअली अटैक्स हो रहे हैं। मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, लोग पैनिक कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं। और मेरी दिल से ये दुआ है कि अल्लाह मियाँ बस हम सबको सेफ रखे। आ रही हूँ इसलिए कि लोग बहुत पैनिक कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में बहुत हलचल हो रही है, लोग जल्दी से अपने आप को स्टॉक आउट कर रहे हैं, एज़ इन लोग जल्दी से अपने आप स्टॉक्स को लिक्विडेट करें। तो उसके ऊपर आज हमने जो हमारे एक्सपर्ट है फातिक, जो फिनकलाब ऐप के सीईओ भी हैं, उनको इनवाइट किया है एंड वो अपने एक्सपर्ट ओपिनियन एंड थॉट्स आपसे शेयर करेंगे, आपको कुछ तसल्ली देंगे। और अगेन इंशाल्लाह जल्द ही दोनों ममालिक में अमन होगा। आमीन। आइए चलते हैं, फातिक से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिक, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, हाउ यू बिन? आई हैव बीन गुड, बट हम सारे थोड़े से कंसर्न्ड है बिकॉज़ आजकल आपको पता है पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, तो काफ़ी लोग परेशान हो डेफिनेटली। रहे हैं। जी। और मैंने सोचा कि आई थिंक इट्स द राइट टाइम कि मैं आपसे ये जो है ना, क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन ले लूँ कि लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। आप देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में भी क्या हो रहा है, कभी कोई लिखा हुआ आता है 6000 पॉइंट्स नीचे गिर गया, जी। लोग पैनिक में आके आई थिंक जी, सेलिंग बिल्कुल। मोड में चले गए कि बस सब कुछ रैप अप कर लो। तो बिल्कुल, आई बिल्कुल। वांटेड योर एक्सपर्ट ओपिनियन कि आप इस सिचुएशन में सबसे पहले तो लोगों को क्या गाइड करेंगे कि उन्हें एग्ज़ैक्टली किस तरह से डील करना चाहिए इस सिचुएशन से? नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट मेंटली एज़ वेल ना, कि एकदम से पैनिक करके एक्स, वाई, ज़ेड करने की बजाय क्या करना चाहिए? एंड देन ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट में अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और वो भी अगर बड़ा चंक इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, ये एक बिल्कुल आपने सही आई थिंक टॉपिक आज के लिए भी चूज़ किया है बिकॉज़ ये एक सीरियस इश्यू चल रहा है, नर्वसनेस बढ़ती जा रही है, स्पेशली आज के दिन। ऐसे ही, ऐसे जब ये ही। एस्केलेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है। देखिए, पहली चीज़ तो अनम यही है कि अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि ये चीज़ ख़त्म हो। जी, क्योंकि देखें in whether Indian lives are lost or whether Pakistani lives are lost, at the end of the day, innocent lives are lost, which should not be lost. तो यस। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि जो भी मामला है ये ख़त्म हो और एक पीस आ जाए। जहाँ तक देखें वो वाली बात है द वे आई ट्राई टू डील विद दीज़ सॉर्ट ऑफ थिंग्स माय सेल्फ इज़ कि देखें अल्लाह ताला ने लिखी हुई है मौत तो जहाँ आनी है वहाँ आ जाएगी आपकी। ऐसे ही। सो आप कहीं और भी जाएँगे वहीं पे जाके आ जाएगी। सो वो तो देखें होना ही है। So there's हुँ, no point in worrying about things. It's always better to look for opportunities to improve कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज के दिन स्टॉक मार्केट कुछ 6500 पॉइंट टाइप डाउन थी। तो मैं जी, तो कॉन्स्टेंटली ये देख रहा था कि कौन से स्टॉक्स और मुझे 1-2 दोस्त हैं जो बड़े-बड़े स्मार्ट दोस्त हैं, उनके मुझे बार-बार यही मैसेज आ रहे थे, यार बताओ क्या कौन-सी चीज़ें अच्छे स्टॉक्स हैं जो ज़्यादा गिर गए हैं, उनको देखते हैं। तुम्हारी नज़र में कौन से थे? तो हमारी ये डिस्कशंस चल रही थी। सो हुँ, हुँ, द थिंग इज़ कि इसमें आप डील करने के लिए ना पहले तो आप ये एक्सेप्ट कर लें कि जी ज़िंदगी तो अल्लाह ताला ने जितनी दी है देनी है और उतनी आपको ऐसे ही। मिलनी है। तो वहाँ पे हुँ, आपने ये जब एस्टेब्लिश कर लिया फिर आप मेंटली अब सोचें कि भई मैं इस अपॉर्च्युनिटी को इस प्रॉब्लम को अपॉर्च्युनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो हुँ, वो हुँ, और जिस भी आप स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में मार्केट ने गिरी है, पैनिक किया है। देखिए, बहुत ज़्यादा चांसेज़ ये हैं कि वॉर में प्रॉपर फुल ब्लोन एक फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए वाली इंशाअल्लाह, बातें हैं इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह, अगर ऐसा होता है तो देखिए इंशाल्लाह सून थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल एंड व्हेन थिंग्स आर बैक इंशाअल्लाह। टू नॉर्मल सो द एंड देयर इज़ नो चेंज इन फंडामेंटल्स मुल्क के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ चुकी है। वो सारी चीज़ें हो गई हैं, तो स्टॉक्स को भी वापस नॉर्मलाइज़ हो जाना चाहिए, जहाँ पे वो थे हुँ, वहीं पे वापस आ जाना चाहिए। देयर इज़ नो उसके अंदर कोई मसला नहीं होगा। अब मैंने इसके ऊपर छोटा-सा एक लिंक्डइन पे भी आर्टिकल लिखा था कि और मैंने शुक्र है पहले ही लिख दिया था पैनिक इससे पहले जो आया है। हुँ, सो मेरी नज़र में तो देखें अब आपके पास क्या ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आर कंफर्टेबल विद क्योंकि मेरे लिए बड़ा मैं इस तरह से सोचता हूँ कि आप किससे कंफर्टेबल हैं, जिससे आपको रात को सुकून की नींद आ जाए ना, आपने उस तरीके से देखना है। पहला ऑप्शन तो ये है कि जी आप कहें कि भई मैं इन्वेस्टेड हूँ, सो आई विल सेल एवरीथिंग एंड गो अवे। ऑल्दो मार्केट इतनी गिर गई है दिस लॉजिक डज़न्ट मेक सेंस एनीमोर बट स्टिल इफ यू वांट हुँ, टू अवॉइड दैट पैनिक एक स्ट्रैटेजी आपके पास ये है कि सब बेच दें और साइड में हो जाएँ, जी, ठीक है? बिल्कुल। एंड यू हुँ, वेट फॉर थिंग्स टू नॉर्मलाइज़, ठीक हुँ, है? अब उसमें जब भी नॉर्मलाइज़ हो सकता है इंडेक्स यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे चला जाए और हो सकता है कि नॉर्मलाइज़ होते हुए आपका इंडेक्स और ऊपर आ जाए।
बट इस चीज़ में आप कर ये रहे हैं कि आप एक सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं कि अगर ये बड़े लार्ज स्केल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं। तो अगर आपको चीज़ें ऊपर की तरफ मिले तो आप बोले हाँ ठीक है यार, मैं कम्फर्ट हूँ, बस मेरा कम्फर्ट आ गया है, अब हुँ, प्रॉब्लम खत्म हो गई है, तो अब मैं वापस इन्वेस्ट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। सो दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 ये है कि आप बोले भाई ठीक है, मैंने जितने पैसे लगा दिए थे, लगा दिए हैं, अब मुझे और इसमें कोई कुछ नहीं करना। मैंने वैसे ही जो मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ बात करी थी कि आइडियली स्टॉक्स में जी, वो अमाउंट लगाएँ आप, जो कि मेंटली आप प्रिपेयर्ड होंगे, यार ये मेरे लूज़ हो जाएँगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो बिल्कुल। अगर हुँ, आप ये मेंटालिटी लेके चल रहे हैं, आपने वैसे ही माइंड बनाया हुआ है, मेंटली इसको अलग कर दिया है कि आई डोंट नीड दिस मनी, आपने वो पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, आप छोड़ दें और कुछ भी ना हो, मार्केट इवेंचुअली नॉर्मलाइज़ होगी तो ठीक है, आपका फ़ायदा हो जाएगा और नहीं होगी तो ठीक है, वो एक नुकसान। तीसरी स्ट्रैटेजी इस प्रोसेस में क्या होगी? तीसरी स्ट्रैटेजी ये हो हुँ, सकती है कि आप अब ये हाईएस्ट रिस्क स्ट्रैटेजी है इस प्रोसेस के अंदर, जी, बट जी। अगेन उसका फिर फ़ायदा भी आपको होगा, वो ये कि आप इस प्रोसेस में हर डिप्स में आप बोलेंगे मैं थोड़ा-थोड़ा और बाय करते चली जाऊँगी। हुँ, वो हुँ, एक हाई रिस्क है because you're further deploying your capital in your stocks and you're increasing your concentration in stocks, आप परसेंटेज एलोकेशन बढ़ाते जा रही हैं अपनी, तो वो आपकी बढ़ती जा रही है। सो व्हेन थिंग नॉर्मलाइज, ये एक बहुत बड़ा जंप आएगा इसके अंदर और जितनी हमने नीचे बाइंग करी होगी उसके ऊपर एक्स्ट्रा आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है? ठीक मैं है। इन सारे प्रोसेस में जो एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, वो मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पर, वो ये है कि देखें, आपका जो अगर फुल स्केल वॉर होने जा रही है ना, तो फिर स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो तो हमारा सेकेंडरी प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसे अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपने घर के बाहर ब्लास्ट होते हुए, धमाके होते हुए, गन्स की और शेल्स की हम आवाज़ें सुन रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट टेंशन और पोर्टफोलियो की टेंशन इज़ ऑलवेज़ अ सेकेंडरी थिंग। तो अगर हम वैसे हुँ, ही फुल स्केल वॉर की तरफ जा रहे हैं ना, तो फिर तो आपको वैसे ही इस टेंशन में जाना ही नहीं चाहिए। आप बोलेंगे भाई देयर आर बिगर प्रॉब्लम्स टू वरी अबाउट देन माय स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो। तो आप ये हुँ, माइंडसेट कर लें ना अगर, हुँ, अगर आप ये हुँ, माइंडसेट कर लें, तो फिर इवेंचुअली चीज़ें अगर नॉर्मलाइज़ होंगी तो आप यू विल कम आउट एज़ अ गुड बेनिफिशियरी। So I think these जी। are three potential options that you have depending upon what kind of risk level you are comfortable with जिसको आप चूज़ कर सकते हैं। पता है मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ऐसा कैश आउट कर रहे हैं, वो लोग नहीं हैं मतलब वो एलीट्स नहीं हो सकते जिनके पास करोड़ों बैंक अकाउंट में भी पड़ा हुआ है, गोल्ड भी पड़ा हुआ है और उन्हें 2 करोड़ फॉर इंस्टेंस स्टॉक्स में भी लगाए हुए हैं, उनके अंदर वो अर्जेंसी नहीं है। मुझे लगता है कि परेशान वो बंदा है जो सैलरी टू सैलरी भी चल रहा था, उसने अपनी कुछ सेविंग्स की हुई थी, मेबी 10 लाख सेव किया हुआ था और उसमें से उसने जी, 3 लाख के स्टॉक खरीदे हुए थे। और अब उसे ये परेशानी हो रही है कि जैसे अगर वॉर खुदा ना ख़ास्ता एस्केलेट होती है, अल्लाह ना करे सिचुएशन ख़राब होती है, मेरी फैमिली के पास वो लिक्विड कैश की वो होनी चाहिए कि वो अफ़ोर्ड कर सके कि किसी सेफ जगह जा सके। मतलब वो डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस होंगे। मैं अपनी तरफ से ये बिल्कुल सही। स्पेकुलेट कर रही हूँ कि ये एक वो लोअर मिडल इनकम क्लास का बंदा होगा जिसके पास इतना वो बैंक है ही नहीं। और वो बिल्कुल रिस्क इस वक़्त नहीं लेना चाहता क्योंकि वो चाहता है कि एटलीस्ट जो रिसोर्सेज़ हैं कि कल को सैलरी नहीं भी आती तो मैं यूज़ करके अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूँ। उस बिल्कुल सही सिचुएशन आपने में बोला। वो इतना हाइली ऑप्टिमिस्टिक नहीं चलेगा कि यार हो सकता है कि अगले हफ्ते बस सिचुएशन नॉर्मलाइज़ हो जाए ना। मतलब वो थोड़ा-सा इस वक़्त पेसिमिस्टिक होगा या नेगेटिव माइंडेड होगा कि पता नहीं कल को क्या होगा। खुदा ना ख़ास्ता कोई इमरजेंसी कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाती है तो मैं किस तरह डील करूँगा? मुझे वो कैश फ्लो अब चाहिए। तो उसके पर्सपेक्टिव से आप थोड़ा गाइड करें कि वो क्या करे? देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बात करी। देखिए आपका और लास्ट टाइम भी हमने बात करी थी, यू ऑलवेज़ स्टार्ट योर सेविंग जर्नी विद हुँ, अ इमरजेंसी फंड। स्टॉक्स बहुत बाद में आते हैं देखिए। हुँ, हमेशा हुँ। जब भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करता हूँ कि देयर इज़ सम ग्रेजुएट, फ्रेश ग्रेजुएट स्ट्रेट आउट ऑफ यूनिवर्सिटी जी, जिसने अभी जॉब स्टार्ट करी है। सो ज़ीरो सेविंग्स, बैंक अकाउंट में कुछ नहीं पड़ा हुआ, डे 1 है हुँ, आपका। सो डे 1 सही। पे आप स्टॉक्स में नहीं जाते, हुँ, ठीक है? डे 1 पे यू बिल्ड योर इमरजेंसी रिज़र्व, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, अब वो इमरजेंसी रिज़र्व का कोई फ़ॉर्मूला एज़ सच तो होता नहीं है कि वो 1 महीने का होना चाहिए आपका खर्चा या 2 महीने का होना चाहिए। इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आप कितना कंफर्टेबल होना चाहिए। सो देयर आर सर्टेन पीपल, मैं जानता हूँ किसी को जो कि अपने 12 महीनों का खर्चा जो है वो इमरजेंसी फंड में रखना चाहते हैं। एंड देयर आर सर्टेन पीपल हू आर इवन कंफर्टेबल विद 3 मंथ्स ऑफ दैट हुँ, मंथली एक्सपेंडिचर जो उनका होता है एज़ अ इमरजेंसी रिज़र्व। सो यहाँ पे तो मेरी पहले तो गाइडेंस ये होगी कि स्टॉक बाद में आते हैं, पहले आप इमरजेंसी रिज़र्व बिल्ड करें। बिल्कुल। अगर आपके पास आज के दिन इमरजेंसी रिज़र्व नहीं है, तो प्लीज़ हुँ, सेल योर स्टॉक्स और आप इमरजेंसी रिज़र्व की तरफ पहले जाएँ बिकॉज़ ये जो आपने बात करी है, ये बिल्कुल सही है। इवन इफ वी आर नॉट इन अ वॉर लाइक सिचुएशन,
ठीक है? बिल्कुल। इमरजेंसी तभी आ सकती है, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है जैसे आपने कहा, कुछ भी ऐसे हो सकता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी जी। बनवानी है, चलें, कुछ भी हो हुँ, सकता है ना आपका। सो पहली चीज़ तो ये है कि आप इमरजेंसी रिज़र्व बिल्ड करें। नंबर ऐसे 1 पे आपने इमरजेंसी रिज़र्व बिल्ड कर लिया, अब आपको पता है कि हाँ, ठीक है, जो मेरा कम्फर्ट ज़ोन है, मैंने उतने पैसे सेव कर लिए हैं, जो मेरे इमरजेंसी में पड़े हुए हैं, उसको आप लगा देते हैं कैश फंड टाइप चीज़ों के अंदर, जिसके ऊपर कुछ हुँ, प्रॉफिट हुँ। आपका आता रहता है। फिर आप आए, हाँ, ठीक है यार, अब मेरे महीने के जो भी एक अमाउंट सेव होती है, ₹10,000 सेव होती है, तो मैंने इसमें से 2000 3000 व्हाटएवर 20-30% है, वो मैंने स्टॉक्स में लगा दिया, ठीक है? ठीक है। आई थिंक ये अप्रोच होनी चाहिए जी। आज के दिन लोगों की। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है और आपके पास इतने पैसे इमरजेंसी सेविंग में नहीं है, तो वो तो मैं पहले ही आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप उससे स्टॉक से डाइवेस्ट करें और आप अपने पहले इमरजेंसी हुँ, लगा रखें। तो हुँ। आई थिंक दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी। सो 2 तरह की स्ट्रैटेजीज़ आपने कही कि जिसके पास वो रिज़र्व अमाउंट है और जो बंदा कंफर्टेबल है अपनी स्किन में कि हाँ, इस वक़्त मैं इतना है कि मैं अपने घर का वो कर सकता हूँ, सिक्योरिटी, सेफ्टी का अंदाज़न मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। वो अभी ऑप्टिमिस्टिक रहे, वो वेट करे चीज़ें नॉर्मलाइज़ होगी, तो स्टॉक मार्केट इंशाल्लाह वापस बेहतरीन हो जाएगी। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। बट जो या सेकंड तरह का बंदा है जिसके पास वो जो आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी फंड भी नहीं है, रिज़र्व में कोई लिक्विड कैश बहुत कम है या उसने बस थोड़े से रेनी डेज़ के लिए सेविंग की हुई थी बट ज़्यादा नहीं की हुई थी, वो उसके लिए बेहतर है कि वो लिक्विड कैश इस वक़्त ले ले, ताकि वो हैंडी अवेलेबल हो इन केस खुदा ना ख़ास्ता उसे ज़रूरत पड़ती है तो। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए एंड दैट इज़ नॉट पार्टिकुलरली फॉर दिस वॉर लाइक सिचुएशन। मैं कह रहा हूँ कि हुँ। इवन इफ इट इज़ नॉट अ वॉर लाइक सिचुएशन तब भी आपके पास होना चाहिए। बिकॉज़ देखिए पहला जो अप्रोच हमने बात करी थी ना, दो 2 टाइप्स ऑफ जी, पीपल जी, जो जी। पहली अप्रोच थी उसके अंदर तो देखिए मेरा ओपिनियन है, अगेन आई कुड बी रॉन्ग एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल विद डिफरेंट ओपिनियन एंड व्यूज़। द वे आई ट्राई टू लुक एट इट इज़ कि अगर हम फुल स्केल वॉर में जा रहे हैं तो देयर आर बिगर प्रॉब्लम्स टू वरी अबाउट दैट्स सो देन ट्रू। दिस देन दिस And सेकंड the third type of person, Fatik, या जो maybe upper middle class है या upper class elites हैं या जो भी हैं, जो कंफर्टेबल हैं इस वक़्त वो पॉज़िटिव भी हैं, वो कह रहे हैं ठीक है हम और स्टॉक्स ले लेते हैं, हमारे पास और ऐसा कैश पड़ा हुआ है जो बस बस पड़ा हुआ है बैंक में तो उससे बेहतर है कि स्टॉक मार्केट आजकल नीचे आ गई है, तो हम जी। और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो उनके लिए आपकी कोई गाइडेंस होगी कि वो एग्ज़ैक्टली कैसे जैसे आप कह रहे थे कि स्पॉट कर सकें कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छे भी हैं, जिनकी प्राइसेज़ में ज़्यादा डिप भी आया है, वहाँ पे इन्वेस्ट करें, ना करें। जैसे एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में आता है कि एग्रीकल्चर आजकल बड़ा एक क्वेश्चनेबल वर्क स्ट्रीम बन गया है बिकॉज़ ऑफ कि वो जो इंडस वाटर ट्रीटी है, अगर या वो ख़त्म हो गई तो एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट कर दिया, एग्रो फर्टिलाइज़र के स्टॉक्स ले लिए। सारे फर्टिलाइज़र्स के स्टॉक, फौजी फर्टिलाइज़र हैं और क्योंकि ये तो हमेशा बड़े सेफ स्टॉक्स रहे हैं ना, बिल्कुल तो ऐसे ही है। अगर अब मैंने इन्वेस्ट करना हो, तो अब आप रिकमेंड करेंगे कि मैं एग्रो फर्टिलाइज़र नॉट स्पेसिफिकली एग्रो बट लाइक एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करूँ या फिर कैसे गेज करूँ कि कहाँ मुझे इस वक़्त स्टॉक्स लेने चाहिए? देखिए, इसका अनम जो प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब भी आप अपना इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं ना, तो यू नीड टू जी, क्रिएट अ यूनिवर्स फॉर योरसेल्फ जी। कि भाई ये मेरी यूनिवर्स है और ये मेरे लिए इन्वेस्टेबल स्टॉक्स हैं, दिस इज़ हाउ हुँ, आई ऑपरेट। अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। जैसे सही। मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या है। जैसे एंग्रो, हुँ, सुपर अमेजिंग क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, लकी हुँ, ग्रुप, सुपर अमेजिंग क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। जी, इस तरह से मैं कुछ क्राइटेरियाज़ बनाए हुए होते हैं मैंने, जिसमें एक क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट आ जाता है, एक ये आ जाता है कि वो जिस सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं, इसकी लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या है, प्रोडक्ट कैसा है, हुँ, नो कैश फ्लोज़ एक चीज़ होती है कि वो बिज़नेस पीएसओ की तरह तो नहीं है कि अकाउंटिंग पैसे आते रहते हैं, बट पैसे एक्चुअली कभी नहीं होते हैं। तो वो कुछ हुँ, क्राइटेरियाज़ बना के आप अपना यूनिवर्स बना लेते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, उनकी यूनिवर्स में सिर्फ शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स आ जाएँगे, वो बैंक्स में इन्वेस्ट नहीं हुँ, करेंगे। So whatever your criteria is, you need to have that universe in front of you. अब ओके, वो यूनिवर्स आपके पास हमेशा एक्सेल फाइल के अंदर होनी चाहिए, जिसकी आप आइडियली डेली स्टॉक प्राइस अपडेट करते रहें, या कोई फॉर्मूला लगा लें, ऑटोमेटिक हो सके, व्हाटएवर, वो आपके पास अपडेट होती रहे, वहाँ पे आपको नज़र आएगा, ठीक है? आइडियली मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि यू नीड टू बी इन्वेस्टेड इन गुड क्वालिटी कंपनीज़। अब आप वहाँ पे ये देखें कि कौन से बिज़नेसेस कितने ज़्यादा गिर गए हैं, ठीक है? हुँ, कुछ फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स हैं, आप देखें 20, 30, 40% करेक्शन आ चुकी है इन सम केसेस। ऐसे एंड अज्यूमिंग ये 2 मिनट को मैं वॉर अगर कर अज्यूम कर लूँ कि ये नॉर्मलाइज़ हो जाती है, इंशाल्लाह पीस हो जाता है। सो उसमें मैं देखूँगा अच्छी क्वालिटी कंपनीज़, अच्छा 30-40% उनकी प्राइसेज़ गिर गई हैं, तो बस ठीक है, यहाँ से मैं उनमें देखूँगा और मैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहूँगा। अज्यूमिंग कि हुँ, क्योंकि फंडामेंटल्स कोई चेंज नहीं हुआ है, देयर इज़ नथिंग चेंज्ड इन दोज़ फंडामेंटल्स। अब ये जो जी, आपने बात करी स्पेसिफिक केस ऑफ फर्टिलाइज़र्स की, देखिए फर्टिलाइज़र भी सिक्लिकल होते हैं, साइकल्स होते हैं हर चीज़ के, ठीक है? जी, जो
आजकल 1-2 अच्छा ये वॉर का तो इंडस वाटर तो अभी आ गया मसला, कुछ मसला पहले हुँ, ही चल रहा था क्योंकि इस साल जी, आपकी जो थी वो स्नोफॉल कम हुई थी, तो ग्लेशियर्स कम थे, तो नेचुरली वो वाटर फ्लो हमारा पहले ही कम था। तो जी, वाटर शॉर्टेज के खतरात पहले ही थे नंबर 1। दूसरा हमारा सही। इश्यू ये हुआ था कि लास्ट ईयर जो एक व्हीट का हमारा क्राइसिस आया था, उसकी वजह से फार्मर की जो परचेजिंग पावर हुई हुई है, वो बहुत ज़्यादा खराब हुई हुई है। सो वो हुँ, दूसरा रीज़न बना हुआ था कि जिसकी वजह से फर्टिलाइज़र सेल्स वर ऑलरेडी एट रिस्क इन 2025 ये इस साल के स्टार्ट से वैसे ही एक प्रॉब्लम चल रहा था। सही। अब ये वाटर ट्रीटी का एक और इश्यू आ गया। अब इसको किस तरह से देखा जा सकता है? इसको मैं जिस तरह से देखता हूँ, मैं अपना व्यू शेयर कर लेता हूँ एंड अगेन इट्स अ व्यू, इट्स नॉट अ फैक्ट, सो इट कुड बी रॉन्ग। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। इस तरह से देखता हूँ, देखिए उनकी शेयर प्राइसेज़ अच्छी खासी करेक्ट हो चुकी हैं, गिर चुकी हैं। एग्रो फर्टिलाइज़र आई थिंक 230-40 तक गया था, आज 150 रुपीज़ हो गया उसके अंदर रफली स्पीकिंग, सो 1/3 आपका गिर चुका है उसके अंदर। जी, अच्छा, मैं यहाँ पर भी वही स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करता हूँ। अगर पाकिस्तान में वाटर शॉर्टेज होने जा रही है, तो फिर वही वाली बात होगी मेरी कि वी विल हैव बिगर प्रॉब्लम्स टू वरी अबाउट देन द फर्टिलाइज़र एक्सपोज़र। हमारे घरों में अगर हुँ, पानी नहीं आ रहा होगा, वो एक ज़्यादा बड़ा मसला होगा बजाए इसके कि हम ये ऐसे टेंशन ले रहे हो कि मेरे एग्रो फर्टिलाइज़र या एफएससी का मेरा शेयर गिर गया। ऐसे ही। हम एक एग्री इकोनॉमी है, ठीक है? हम एग्री हुँ, इकोनॉमी। अच्छा, बाय द वे ये साइकल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया साइकल्स एग्रीकल्चर में थोड़े लॉन्गर होते हैं देन हमारे बाकी जो रेस्ट ऑफ द साइकल्स जो आते रहते हैं। तो आप इसलिए सही। देखिए कि अब आप लोग तो काफ़ी लोग तो रीसेंट एंट्रेंट्स इन द स्टॉक मार्केट हमने पुराना भी देखा है। 2016-17 का एक ऐसा पीरियड आया था जिसमें भी ग्लोबल कमोडिटीज़ जब क्रैश करी हुई थी, तो पाकिस्तान में फार्म इकोनॉमिक्स उस वक़्त भी फरे हुई थी। तो कल रात हुँ, ही मैं अपने ग्रुप्स के अंदर लोगों को बता रहा था कि जो एग्रो फर्टिलाइज़र का प्रॉफिट था, वो 15 के बाद 16-17 के अंदर रफ़्ली कोई 40% डाउन था, 2 साल तक। हुँ, तो हुँ, 40% रफ़्ली आधा आप कर लें, आधा हुआ हुआ था उसके अंदर, बट देन इवेंचुअली रिकवर्ड। ठीक है? वी आर इन एग्री इकोनॉमी, हमारा एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ द पॉपुलेशन इज़ एम्प्लॉयड इन द एग्री सेक्टर। गवर्नमेंट जो है, इन चीज़ों को कहीं न कहीं आकर सपोर्ट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट कैन ऐसे नॉट लेट दिस सेक्टर डाई। तो उसमें ही। आपका एम्प्लॉयमेंट के इश्यू आते हैं, उसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी का भी इश्यू आ जाता है। तो हुँ, गवर्नमेंट यूजुअली स्टेप्स इन सच सर्कमस्टेंसेस एंड देन गवर्नमेंट कुछ क्रिएट करती है रूम कि फार्मर्स को सपोर्ट किया जाए इन वन फॉर्म और द अदर, वो कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। जी, सो मेरा व्यू तो ये होगा कि इवेंचुअली जो हमारे नेशनल लेवल पे फूड सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ नॉर्मलाइज़ हो जाएगी और ये साइकल्स होते हैं। ये लास्ट ईयर व्हीट की बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम आया था, तो वो ठीक है, अभी कन्वर्ट हो गया। अभी कोई वही नहीं है, यू नेवर नो, मतलब 2 साल के बाद व्हीट की प्राइसेज़ दोबारा ओवरशूट कर जाएँ, बहुत हुँ, ज़्यादा बढ़ जाए, हुँ, आपकी फार्मर इनकम फिर से ज़्यादा बढ़ जाएगी, यूरिया कंज़म्पशन फिर बढ़ जाएगी, फिर सारी चीज़ें नॉर्मलाइज़ होंगी। सो दीज़ आर पार्ट ऑफ द साइकल्स, बट जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप छोटे साइकिल पे इन्वेस्ट नहीं करते, आप 10 साल का व्यू बनाते हैं। आप हुँ, एटलीस्ट 5 साल का व्यू बनाते हैं। सो जी, अगेन इस तरह से आप देख सकते हैं, बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द शॉर्ट टर्म रिस्क, इसमें फिर मैं वहीं पे आ जाता हूँ बार-बार कि आपकी रिस्क प्रोफाइल कैसी है, आप किस चीज़ से कंफर्टेबल हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, ये जी, शॉर्ट टर्म रिस्क लेते हुए, तो ठीक है, आप ना लें, आपके पास दूसरी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, आप उनको देख लें। जहाँ पे आपको ज़्यादा अज़्यूम, जैसे ये तो हम कह रहे हैं ना कि अगर वॉर नहीं भी हुई तो रिस्क नज़र आ रहा है हमें फर्टिलाइज़र में, जी, जी, तो जी, ठीक है, आप ना लें उसके अंदर एक्सपोज़र, आप वेट कर लें जब चीज़ें नॉर्मलाइज़ आ जाएँ, तब आप ये शेयर्स ले लिएगा। ठीक है, ये हुँ, दैट कुड बी वन अप्रोच। दूसरी अप्रोच ये है कि आप ठंड पाएँ, सुकून करें और आप बोलेंगे हाँ, ठीक है यार, 2-3 साल में तो हो जाएगा। सो आई थिंक दिस इज़ द अप्रोच दैट यू कैन डिप्लॉय अकॉर्डिंग टू हुँ, योर कम्फर्ट। सही। और आपने 2-3 मेट्रिक्स कहे जो आपने कहा कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, उसके कैश फ्लोज़ कैसे हैं। सो कैश फ्लोज़ तो ठीक है, आप उनकी स्टेटमेंट्स निकाल लें, जी, उन्होंने अपनी एनुअल स्टेटमेंट्स डाली होंगी, आप वो निकाल लें। आप इकोनॉमी की सूरत-ए-हाल जैसे कि आप बात जी, कर रहे हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, इस वक़्त इन्फ्लेशन वैसे ही डाउन है, रेमिटेंसेस बढ़ी हुई हैं। मतलब थोड़ा-सा वो एनालिसिस करके आप देख लें। जी। मगर मैनेजमेंट कैसे गेज कर सकते हैं? मतलब मुझे कैसे पता कि लकी की मैनेजमेंट कैसी है? आपने बहुत अच्छी बात करी है। इसमें ना आपको यूजुअली हिस्टोरिक एनालिसिस में जाना पड़ता है। आप हुँ, उनकी फिर ये नहीं होगा कि आपने लेटेस्ट फाइनेंशियल जो भी रिपोर्ट आई है, आपने वो उठा के खोल के देख ली। आप फिर जी, जितना ज़्यादा आप पीछे जाएँगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। आप देखेंगे कि हिस्टोरिकली इन्होंने किया क्या है। हुँ, जब इन्होंने प्रॉफिट कमाया, तो उस पैसे का क्या किया, ठीक है? सही, क्या उन्होंने सही। अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया? हुँ, व्हिच इज़ जो कि एक अच्छी चीज़ होती है, व्हिच इज़ व्हाई आप हमेशा देखेंगे कि पाकिस्तान में जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ होती हैं, दे ऑलवेज़ ट्रेड एट अ प्रीमियम। उनको मार्केट हमेशा ज़्यादा इज़्ज़त देती है और उनके रिटर्न्स भी ज़्यादा होते हैं, बिकॉज़ इट मीन्स कि द मैनेजमेंट और द ओनर्स, दे टेक केयर ऑफ देयर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, ठीक है ना? तो बिल्कुल। आप ये देखें कि भाई उन्होंने जब जब पहली बात तो ये देखिए प्रॉफिट बनाया नहीं बनाया, क्योंकि कुछ हुँ, ऐसे बिज़नेसेज़ हैं, ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि आप उनकी हिस्ट्री देख के आप सवाल उठाते हैं कि ये क्यों है ज़िंदा? ये कैसे ज़िंदा है? मतलब वो इस तरह के अपने नंबर्स दिखा रहे होते हैं।
तो ऐसी हुँ, कंपनीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से देखें कि जिन्होंने पैसे बनाए, प्रॉफ़िट बनाया और फिर उस प्रॉफ़िट का किया क्या? आइडियली सिर्फ़ 2 ही सिचुएशंस हैं जो आप कर सकते हैं। एक ये हो सकता है कि आप डिविडेंड दे दें, जो कि जी। अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि वो पैसे से आप रीइन्वेस्ट कर दें किसी नई चीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल लकी ग्रुप ने पैसे जब ओवर टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट जमा किया, वो डिविडेंड नहीं देते थे। बट फिर उसके बाद उन्होंने उससे गाड़ियों का प्लांट लगा दिया, पावर प्लांट लगा हुँ, दिया। So, they reinvested that money into growth projects. ठीक है ना? सो सही, आपको सही। इससे आइडिया होगा वो कंपनी कर क्या रही है। लेकिन अगर एक कंपनी है जो पहली बात तो पैसे ही नहीं बना रही, तो वैसे ही डाउटफुल हो जाएगा कि एक मैनेजमेंट इतनी कॉम्पिटेंट है भी या नहीं है कि जो प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रही। बिकॉज़ द हुँ, रीज़न अ बिज़नेस एक्जिस्ट्स इज़ टू मेक अ प्रॉफिट। फिर दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर वो पैसे बना भी रही है, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? ठीक हुँ, है? वो क्या हो रहा है उस पैसे का? वो क्या फ़ुज़ूल खर्चियों में जा रहा है पैसा? वो आपको डिटेल्स में नज़र आ जाता है जब आप देखेंगे। वो डिविडेंड भी नहीं दे रहे हैं, ग्रोथ में रीइन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो वो आपको इस तरह से इस तरह के फैक्टर्स होते हैं। प्लस आप एक और चीज़ एनालाइज़ कर सकते हैं। आप ओवर टाइम जब हिस्ट्री देखेंगे 10-15 साल की, 20 साल की, अगर आप उनकी रिपोर्ट्स उठा के देखेंगे ना, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट चैलेंजेज़ ओवर टाइम जो पाकिस्तान में इकोनॉमिक फॉर्म में आते रहे हैं, इन मैनेजमेंट्स का रिस्पॉन्स क्या रहा है उसके अगेंस्ट। सही, क्या सही। इनमें इतनी कैपेबिलिटी थी कि इन्होंने उसको अच्छे तरीके से कैटर किया? जब अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आई, डिड दे टेक एडवांटेज ऑफ दोज़ अपॉर्च्युनिटीज़? हुँ, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वो मैनेजमेंट्स अच्छी हैं या नहीं है। बिल्कुल। आई थिंक एंड में बस एक कंक्लूडिंग रिमार्क मेरी तरफ से बेस्ड ऑन व्हाटएवर यू सेड इज़ के जैसे फातिक कह रहे हैं कि फातिक बता सकते हैं बहुत सारी बातें कि ये आपके लिए अच्छा है, हो सकता है, ये फातिक का व्यू पॉइंट है या मैं कह सकती हूँ हाँ, ये हो सकता है इकोनॉमी में। बट जैसे आप कह रहे हैं रिसर्च आपको जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उसको खुद ही करनी पड़ेगी। ये टोटल ओनरशिप आपको खुद लेनी होगी कि आप कितनी उनकी स्टेटमेंट्स उठाते हैं, कितनी उनकी हिस्टोरिकल एविडेंस उठाते हैं, क्या-क्या उनके मेट्रिक्स उठाते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसी है। देखिए, आपके पास अगर कुछ सेविंग्स होती हैं और आप डिसाइड करते हैं कि मैंने लेट्स से फ्रेंच फ्राइज़ का एक छोटा-सा स्टॉल लगाना है, हुँ, तब भी हुँ, आप अपना होमवर्क खुद से ही करते हैं ना, जाकर के मैंने एग्ज़ैक्टली, किस जगह लगाना है, मैंने कितना बड़ा स्टॉल लगाना है, मैंने किस तरह काम करना है। सो ये वो उसी तरह से है। सो जहाँ पे सिर्फ़ फ़र्क ये है कि आप खुद अपना बिज़नेस नहीं लगा रहे हैं, आप किसी के और के बिज़नेस में पैसे लगा रहे हैं। सो दैट्स द ओनली ऐसे ही डिफरेंस। ऐसे ही है। मेहनत और अवेयरनेस के लिए मैं सबको इतना पुश कर रही हूँ कि खुदा के लिए लाइक रैंडम यूट्यूबर्स, रैंडम चीज़ों को फ़ॉलो करने की बजाय खुद से थोड़ी रिसर्च अगर करना शुरू करें तो आई थिंक बहुत फ़ायदा होगा। और आपकी कन्वर्सेशन से तो एक्चुअली मुझे इतना फ़ायदा और इतना हौसला हुआ है क्योंकि मैं खुद भी अब एक छोटी-सी इन्वेस्टर हूँ, तो मैंने सोचा कि मुझे खुद इस कन्वर्सेशन से बहुत फ़ायदा हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, Karthik. आई एम रियली, रियली ग्रेटफुल। Thank you so much, Anam, for giving me this opportunity to speak to your audience again. Thank you. थैंक यू और बस दुआएँ हैं कि अल्लाह करे हालात बस सही हो जाएँ दोनों ममालिक में। इंशाल्लाह जल्दी, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।